नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एनसीपी में आए भूचाल से ढीली पर रहे महागठबंधन के गांठ की। पार्टी में टूट कोई नई बात नहीं है। एनसीपी कांग्रेस से टूट कर ही बनी थी और अब एनसीपी में टूट हो चुकी है। हालांकि अभी तक टूट की पहचान गुट के रूप में ही सामने आई है। पार्टी सिंबल किसके पास है, पार्टी का नाम किसके पास है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना के साथ हुआ था और उद्धव और शिंदे गुट ने शिवसेना को बांटकर अपना अपना दावा बरकरार रखा है। पिछले साल जून में शिवसेना पे जब भूचाल आया था तब शरद पवार ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि यही भूचाल उनकी पार्टी तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। समय और परिस्थिति के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी बनती बिगड़ती रहती है। कल तक जो प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल शरद पवार के राइट और लेफ्ट हुआ करते थे, वही आज उनके भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर खेल कर गए। पहले शिवसेना में फूट और फिर एनसीपी में दरार। ये नुकसान केवल उन पार्टियों का नहीं जिस पे ये फूट या दरार पड़ी है, बल्कि उस गठबंधन का भी है जो इन पार्टियों ने एक साथ मिलकर बनाई थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के पावर कट से महागठबंधन की बत्ती गुल होने का पहला संकेत तब मिला जब 14 और 15 जुलाई को होने वाले महागठबंधन की बैठक को टाल दिया गया। अब महागठबंधन में शामिल सभी दलों के गठबंधनों की गांठ को मजबूत रखने से ज्यादा अपनी पार्टी को एकजुट रखने पर ध्यान दे रहे हैं। हर क्षेत्रीय पार्टी को अपनी ही पार्टी के दूसरे नंबर के बड़े नेता से डर लगने लगा है। क्षेत्रीय दलों में फूट का भय इस कदर काबिज हो गया है कि हर पार्टी प्रमुख अपने नेताओं के पीछे जासूस छोड़ रहे हैं। महागठबंधन के नेता शरद पवार को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। सोनिया गांधी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, स्टालिन हो, अखिलेश यादव हो या हो लालू प्रसाद यादव, सभी शरद पवार को ढांढस बंधा रहे हैं कि आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। और साथ में इसके लिए बीजेपी और मोदी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कोई इस बात को याद नहीं करना चाहता कि पार्टी में बगावत के इस नए ट्रेंड की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की थी। जी हाँ, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोजपा में इसी तरह की फूट करवाई थी और लोजपा का चाचा भतीजे के गुट में बंटवारा करा दिया था। इसी फार्मूले से शिवसेना और एनसीपी में फूट करवाई गई। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एनसीपी में चाचा भतीजे की लड़ाई से महागठबंधन में क्या असर पड़ेगा। एनसीपी के इस बंटवारे का 2024 की लड़ाई में खासतौर पर महाराष्ट्र पे इसका क्या असर होगा और क्या एनसीपी के बाद महागठबंधन की दूसरी किसी पार्टी में भी इसी तरीके की टूट होने वाली है। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट पहले देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो है मेहमानों के साथ परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में सत्ता के समीकरण कुछ इस कदर बदले कि उनके अपने चाचा शरद पवार चारों खाने चित हो गए। सियासत में ही चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें पता ही नहीं चला। जिन शरद पवार को देश की राजनीति का पावर हाउस माना जाता था, उसमें अजीत ने ऐसा पावर कट लगाया कि शरद पवार तो धड़ाम हुए ही महागठबंधन की बत्ती भी गुल हो गई। अजीत पवार एनडीए में शामिल होकर डिप्टी सीएम तो बन ही गए, साथ ही उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद से भी अपने चाचा शरद पवार को हटा दिया है। आज दिल्ली में शरद पवार ने अपने घर एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। शरद पवार की इस बैठक पर अजीत पवार ने करारा हमला बोला। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को मीटिंग बुलाने का अधिकार ही नहीं है। शरद पवार के साथ सब कुछ वही होता नजर आ रहा है जो कभी उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। अजीत पवार गुट का दावा है कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, ज्यादातर तालुका और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सांसद और विधान पार्षद भी हैं। अजीत पवार के पावर कट से सिर्फ शरद पवार को ही झटका नहीं लग रहा है, बल्कि महागठबंधन का ढोल भी फूटता हुआ नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि महाराष्ट्र तो ट्रेलर है, बिहार, यूपी और राजस्थान से असली पिक्चर आना अभी बाकी है। जो एनसीपी महागठबंधन का प्रमुख अंग थी, वो एनसीपी अजीत पवार के नेतृत्व में अब मोदी जी की जय जयकार कर रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार में जेडीयू तो राजस्थान में कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही खेला हो सकता है। और ये भी चर्चा है कि यूपी में आरएलडी की तरफ से भी महागठबंधन को झटका लग सकता है। सवाल ये है कि क्या शरद पवार अपने भतीजे के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्या महाराष्ट्र का पवार कट महागठबंधन की बत्ती को पूरी तरह से गुल कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो पावर कट या पवार कट, इस पावर के कट होने से महागठबंधन की बत्ती गुल हो गई है और एनसीपी में खास तरीके से जिस तरीके से टूट आई है, घड़ी का सिंबल चाहे किसी के पास हो, लेकिन समय फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अजीत पवार के साथ है, क्योंकि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और ज़्यादातर नेता जो महाराष्ट्र में यानी मुंबई में जो पावर एक तरीके से परेड कराया गया था, उसमें ज़्यादातर विधायक जो उनके साथ दिखे, यानी सीधे तौर पे पहले दौर में अजीत पवार जो है वो आगे दिख रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई आगे चलनी है और आगे नतीजा किसके पक्ष में होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। महेश चौहान के जी हैं प्रवक्ता हमारे साथ है एनसीपी के, शरद पवार की गुट से है, इसके अलावा अनु पाटिल जी हैं प्रवक्ता है एनसीपी की लेकिन अजीत पवार की गुट से हैं, रत्नाकर सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस और धर्मपाल मेश्राम जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं एनसीपी के महेश चौहान के से करूंगा, महेश चौहान जी से करूंगा जो कि शरद पवार के गुट के हैं। बड़ा सुनने में अजीब लग रहा है कि मैं गुट की बात कर रहा हूं, पहले मैं बात करता था केवल एनसीपी नेता से बात करता था, अब मुझे गुट से बात करनी पड़ी। शिवसेना के साथ भी यही हुआ, एनसीपी के साथ भी यही हो रहा है। महेश जी, क्या आपको लगता है घड़ी किसके पास जाएगी? समय तो बदल गया है, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप लोग के सिंबल पे एक ही टाइम उस पर 10:10 लिखा दिखाता है उस पर, लेकिन समय बदल चुका है, सबको पता है। ये समय किसके पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है? आप जिस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र की लड़ाई हारने के बाद आप दिल्ली में जो है उस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में ये फूट इतनी बड़ी आपकी फूट हो गई, महागठबंधन पे इसका क्या असर होगा? महागठबंधन के नेता आपको सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें कोई आपका साथ नहीं दे सकता, ये भी आपको पता है। क्या है आगे की रणनीति एनसीपी की? क्या करेगी? कोर्ट जाएगी, चुनाव आयोग जाएगी, क्या करेगी? मुकेश जी, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये चुनाव आयोग के पास गया हुआ है। मेरा कहना यही है कि उनकी तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन वो दावे में कितनी सत्यता है ये चुनाव आयोग, कोर्ट ये सब देखेंगे। अभी जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 40 विधायकों का एक सिग्नेचर लेके एफिडेविट्स वगैरह चुनाव आयोग के पास दिए, स्पीकर के पास दिए, तो उसमें भी आपने कल देखा होगा, कल की जो मीटिंग थी वो कह रहे थे कि उनके पास 30 या 32 विधायक थे उसमें से। तो अभी हमारे पास भी जितने विधायक थे, हम इतना दावा नहीं करें कि हमारे पास उससे ज्यादा थे, कम थे, लेकिन हमें हमारे जो उनके गुट में है उनके कई विधायकों से हमारे लीडरशिप को संपर्क किया गया है और वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, उनको ऐसा बताया गया कि पूरा पक्ष बीजेपी को साथ देने वाला है, उसमें शरद पवार जी भी शामिल होंगे, ऐसा किसी उनको लगा, इसलिए उन्होंने सिग्नेचर्स किए, ऐसे कई विधायकों ने हमें बताया। तो अभी इतनी जल्दी इस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। जैसे कि आपने कहा ये टेक्निकल बातें हैं, ये बाद में प्रूव होगी और जब प्रूव होगा तभी इस पर बात करना उचित होगा। आपने दूसरा जो सवाल पूछा था कि महाविकास आघाड़ी पर इसका क्या असर होगा, तो अभी तो ठीक है कि जैसे अभी तो हम विपक्ष में हैं, अगर ये गुट उनके पास जाता है और अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, उनको नंबर मिलता है, अगर उनके पास 40 से ज्यादा लोग हैं तो बात ही अलग है। लेकिन मेरा कहना ऐसा था कि अगर वो पहले गुट बनाते, देखिए उनको अगर इधर नहीं रहना था तो वो जा सकते हैं, ऐसे हम नहीं करें कि उन्होंने नहीं रहना है तो भी इधर ही रहना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ऐसे किया होता कि पहले एक गुट बनाया होता, 2/3 मेजोरिटी उन्होंने प्रूव की होती और बाद में मंत्री पद की शपथ ली होती, तो वो संविधान के अनुरूप होता। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ही जाके मंत्री पद की शपथ ली, अभी तक उन्होंने ये प्रूव किया नहीं कि उनके पास वोट है कि नहीं, उनके पास 2/3 मेजोरिटी है कि नहीं, और अभी ये मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब तक चुनाव आयोग के पास जाएगा, अगर इनके पास नंबर है भी नहीं फिर भी ये मंत्री बन के रहेंगे, तो ये गलत है। नहीं, ये टेक्निकली तो गलत नहीं, जब वो गुट बना लेंगे अलग तब उनको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी एज पर द लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कहता है, वो अगर गुट बनाएंगे तो ये तो दावा कर रहे हैं कि मैं ही एनसीपी हूं, तो जब मैं ही एनसीपी हूं तो फिर वहां गुट बनाने की तो कोई जरूरत नहीं, ये वाला फार्मूला लागू ही नहीं होता फिर। नहीं, देखिए ना, अगर एनसीपी वही है ऐसे वो कहते हैं तो उसके लिए एनसीपी की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बायलॉज है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव पार्टी ओरिजिनल पार्टी से बड़ी नहीं होती। लेजिस्लेटिव पार्टी एक घटक है ओरिजिनल पार्टी का। ओरिजिनल पार्टी में लेजिस्लेटिव पार्टी के अलावा संगठन है, संगठन में काम करने वाले लोग है, काडर है, तो ये सबकी मेजोरिटी किसके पास है? सांसद है, राज्यसभा के मेंबर। चलिए इसका जवाब अनु पाटिल देंगे, क्योंकि पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वो मुझे नहीं पता, ये अनु पाटिल जी बताएंगे जी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है।
अनु जी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिस तरीके से अलग हुए हैं लोग, क्या ये संवैधानिक है, क्या पार्टी के संविधान के अनुरूप ये? देखो, लोकशाही में सबको अधिकार है अपना निर्णय लेने का, लेकिन रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो मैं ये कहूंगी कि सरकार में ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री पद के ऊपर पवार साहब बैठे, अजित पवार जी बैठे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, जिस तरह आमदार हमारे साथ में है, तो वो हिसाब से हमारा गठबंधन सही तरीके से माननीय देवेंद्र फडणवीस के साथ में और माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ में बैठ के ही ये सब किया गया है। इसके लिए इससे सवाल करना, मुझे ये नहीं लगता कि आने वाले इसमें ये कोई मायने रखता है। नहीं, सवाल अनु जी, सवाल वो नहीं था। मैं आपसे भी और महेश जी से पूछूंगा, आपके पार्टी के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से क्या कार्यकारी अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो अलग गुट बना ले, चाहे वो समर्थन दे? मैं एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में जानना चाहता हूँ महेश जी। पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्यकारी अध्यक्ष के क्या अधिकार है? नहीं, देखिए, अभी कार्यकारी अध्यक्ष के अधिकार ज्यादा है या अध्यक्ष के ज्यादा है? कार्यकारी अध्यक्ष ने अगर एक मीटिंग बुलानी है तो उनको अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना चाहिए, अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए। अगर वो कुछ रिजोल्यूशन पास करते हैं तो वो भी उसकी अनुमति अध्यक्ष की होती है। अभी कार्यकारी अध्यक्ष के प्रेजेंट होते हुए, देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष का मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक क्लाउज हर एक पार्टी में होता है। मैंने आपकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इसमें केवल आपकी राय जानना चाहूंगा। अध्यक्ष को अगर पार्टी चाहे जो मैं हटा दूं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? पार्टी का जो सदस्य है, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के पदाधिकारी जो है, वो अपने अध्यक्ष को जो है पदच्युत कर सकते हैं। हर एक पार्टी में ऐसा होता है। तो आपके यहां इसके लिए क्या संविधान में क्या प्रावधान है? देखिए, तभी अगर कार्यकारी अध्यक्ष को कार्यकारी समिति की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें सभी कार्यकारी समिति को बुलाना पड़ेगा और सभी से राय लेनी पड़ेगी और फिर रेजोल्यूशन पास होगा। वो गिने चुने लोगों को बुला के कार्यकारी अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं, आप मुझे बताइए। तो ठीक है, तो आप फिर इसके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी हम सभी जो भी चीजें करनी होगी, जिस जरूरत होगी वो सब करेंगे। आज शरद पवार जी ने ये कहा है, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने कहा था कोई कुछ भी बोले उसमें सच्चाई नहीं है, मैं ही अध्यक्ष हूँ और दूसरा कोई नहीं, अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष पे तो किसी ने दावेदारी नहीं की है ना महेश जी। उनके अध्यक्ष पद से हटा दिया है इन्होंने अध्यक्ष पद से इनको हटाया है। नहीं मुकेश जी, आप थोड़ी न्यूज देखिए, आपको पता चलेगा। अजित पवार जी ने खुद को अध्यक्ष डिक्लेयर किया है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटा दिया है और खुद को अध्यक्ष इन्होंने नियुक्त किया है। तो अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए आपका संविधान क्या कहता है? मैं कह रहा हूँ प्रोसेस क्या है? क्या कार्यकारिणी की बैठक बुलानी जरूरी है? कार्यकारिणी के सदस्य करते हैं या जो विधायक हैं वो करेंगे? कौन करते हैं? विधायक नहीं करते, ये पूरी पार्टी होती है। ये पूरी पार्टी की जो कार्यकारी समिति है वो समिति होती है। जैसे कि मैंने कहा, विधायक तो सारे विधायक भी तो कार्यकारिणी में होते हैं ना? विधायक भी तो कार्यकारिणी में होता है? नहीं होते। ठीक है, कार्यकारिणी में नहीं होते। अनु जी, क्या विधायक कार्यकारिणी में नहीं होते? क्या यानी पदाधिकारी को अब चुनाव नहीं लड़वाते? जी नहीं, जैसे कैसे होता है कि जो पक्ष के स्थापना के वक्त जो मेंबर रहे हैं उसमें मेन थे प्रफुल्ल पटेल थे, जगन भुजबल थे और भी ये थे। वही अगर पार्टी में नहीं रहे, उन्होंने ही एक साइड लाइन कर दिया है, तो उनको अधिकार है कि अध्यक्ष पद से माननीय शरद चंद्र जी पवार उनको निकाला जाए। साथ ही साथ में बहुमत हमारे इसमें आमदारों का होने के वजह से वो निर्णय ले सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री किसे चुना जाए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पर ठीक है। चलिए, ये आपके पार्टी के भीतर का मसला है। ये तो मुझे लगता है कि आखिर में कोर्ट ही डिसाइड करेगी और ये आपके पार्टी के संविधान के हिसाब से होगा और इसमें टाइम लगेगा। तब तक आप जो चाह रहे हैं वो टाइम में फैसला होगा नहीं, और जो चाह रहे अजीत गुट वो उनका समय के हिसाब से फैसला हो जाएगा। ऐसा राजनीति में होता है, कोई पहली बार आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। अब आप ये सोच के चलिए महेश जी कि आप पार्टी जो है फिर से एक होना नहीं है। अजीत पवार जी निकल गए हैं चाचा जी को धोखा दे करके, तो चाचा जी को वापस फिर गद्दी मिलनी नहीं। जो
जो अब तक का इतिहास रहा है राजनीतिक, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस बड़ी उम्मीद से इस महागठबंधन को देख रही थी और इसको लीड करने का सोच रही थी, लेकिन ये जो झटका महाराष्ट्र में लगा है, क्या आपको लगता है कि ये महागठबंधन, ये एनसीपी से ज्यादा चोट जो है महागठबंधन को पड़ा है? मुकेश जी, देखिए, विधायक जो है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो इस दल से उस दल में जाते हैं। इससे बहुत ज्यादा फर्क जो है पार्टियों को नहीं पड़ता है। पार्टी का जो वोटर है वो कहीं इधर से उधर जाता है चुनाव में, तब कहीं नहीं समझ में आता है कि भाई निश्चित रूप से पार्टी कमजोर हुई है। और ये जो पार्टी टूटी है, मैं आपको कर्नाटक का भी उदाहरण दे देता हूँ। कर्नाटक में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, इसी तरह से ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या? अंततोगत्वा यही हुआ ना कि वहां पे जनता ने इन जोड़ तोड़ की राजनीति करने वालों को, ये पार्टी को तोड़ने वालों को सिरे से नकार दिया। यही हाल नहीं, रत्नाकर जी, कर्नाटक में पार्टी जो आपकी टूटी थी वो, और जो एनसीपी में हुआ या शिवसेना में हुआ या जो एलजेपी में बिहार में हुआ, ये तीनों चीजें अलग अलग है। आप इसको कर्नाटक के मामले से नहीं जोड़ सकते। कर्नाटक में आपकी पार्टी को तोड़ करके उसमें मिलाया आपने भी बीजेपी के बहुत सारे लीडर को अपने यहाँ मिलवाया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर एक चुनाव में होता है। लेकिन कॉमन फैक्टर इसमें ये है कि मुकेश जी, देखिए, पार्टी आज टूट रही है, चाहे एनसीपी टूट रही हो, चाहे शिवसेना टूट रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बदलने की कवायद की गई हो, कर्नाटक में, चाहे महाराष्ट्र में, ये सारी चीजों में दो चीज बहुत कॉमन है। पहली चीज ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो विपक्ष के नेताओं पे दबाव भरपूर इन्होंने बनाया। कहीं किसी के खिलाफ ईडी की जांच, एनसीपी में अभी कहां से? ये तो एनसीपी के नेता भी नहीं इस बात का आरोप लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ और महाराष्ट्र की भी बात। नहीं, वो सर बात करेंगे, बात बहुत ज्यादा बिखर जाए। नहीं, बात इधर उधर चली जाएगी। आप इसमें सीधे तौर पे जरा मुझे बताइए कि महागठबंधन को इस टूट से, एनसीपी में पड़े इस टूट से कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? देखिए, महागठबंधन को असर तब पड़ेगा जब हमारी सीटें जो है कम होंगी। और हम जहां तक समझ रहे हैं कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा महाराष्ट्र में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या जो ये बंडखोर लोग हैं, जो शिंदे गुट है या एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है, यहाँ महाराष्ट्र की जनता इनको निश्चित रूप से इस जो है ये टूट का जो है सबक जरूर सिखाएगी। क्योंकि समझ जाइए एक चीज मुकेश जी, कि महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता ये बहुत अच्छे तरीके से देख रही है या समझ रही है कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दल को टूटने के पहले प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कहते हैं कि एनसीपी का मतलब नेचुरल करप्ट पार्टी। एनसीपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ का जो है घोटाला करती है ये एनसीपी। उन्हीं के साथ सरकार में बैठ जाते हैं, उन्हीं के साथ सरकार में सहयोगी बन जाते हैं। यही किरीट सोमैया जो है वो आरोप लगाते हैं हसन मुशर्रफ के ऊपर कि 500 करोड़ का शुगर मिल में इन्होंने घोटाला किया, 40,000 किसानों के पैसे का घोटाला जो है शुगर मिल में किया है। उसी हसन मुशर्रफ को जो है ये अपने मंत्रालय में ले लेते हैं। तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है कि कितना इनके पास जो है मोदी वॉशिंग पाउडर से ये कितने आरोपियों को धो पोछ करके और अपने दल में शामिल करके साफ सुथरा उजला कपड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये महाराष्ट्र की ठीक है, आपने जो आरोप लगाया है वो आरोप और भी बहुत सारे नेता लगा रहे हैं। धर्मपाल मेश्राम जी हमारे साथ, ये सच है, आवाज आ रही मेरी? सच है, मैं लगा जी। धर्मपाल जी एकदम सच है। जी धर्मपाल जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आपकी मिल रही है। आपसे सवाल है अब कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के पास जो है एक वॉशिंग पाउडर है जिसमें सब जाकर के सारे दाग धुल जाते हैं, जितने भी दाग धब्बे हैं वो धुल जाते हैं, और जिस पे बीजेपी कल तक आरोप लगा रही थी कि ये करप्ट है, उनको आप मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। और ये सबसे पहले तो मैं आपके ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मोदी जी पर कोई भी प्रकार के आरोप अभी तक नहीं है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस ने 5 साल तक अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री पद के तौर पर संभाला, उनकर भी करप्शन के कोई भी चार्जेस लगे नहीं है। इसका दूसरा मतलब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो नॉन करप्ट है, और ऐसे नेतृत्व के लीडरशिप में काम करने वाले जो भी कार्यकर्ता है या नेता है, आगंतुक है, नए हैं, पुराने हैं, यह सब लोग उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से नेतृत्व अपने तरीके से उस सारे चीजों को अपनी तरफ ले जाता है।
तो यहां पर देखिए, अब अगर आप इस तरीके से विषय आएगा तो सीधी बात है कि शरद पवार जी पर या राष्ट्रवादी कांग्रेस पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के ऊपर में कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, इन्होंने देश हित में आज तक कुछ भी सोचा, ऐसा बिल्कुल मेरा मानना नहीं है। इन्होंने सोचा तो सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी परिवार के लोग हैं, अपने बेटे हैं, भतीजे हैं, बेटियां हैं। नहीं, लेकिन एक चीज धर्मपाल जी, ठीक है, इसका जवाब, और इस पे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, आपने जवाब दिया है, लेकिन एनसीपी में अभी जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे मास्टरमाइंड कह रहे हैं कि ये बीजेपी का किया धरा है, और बीजेपी किसी भी रीजनल पार्टी को जो है सीधे से काम करने नहीं देती है, और बीजेपी का अगला निशाना जो है वो बिहार में जेडीयू की तरफ है। तो बीजेपी पे ये आरोप लग रहा है कि वो क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ रही है। पहले शिवसेना के साथ किया, अब एनसीपी के साथ कर रही है, और इसके बाद जो है अगला जो है बिहार में नंबर है या किसका है ना, ये किसी को नहीं पता कहां है, लेकिन बीजेपी इस तरीके की रणनीति में शामिल रहती है। तो एनसीपी के पीछे क्या बीजेपी का हाथ है, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए मोहन जी, मुकेश जी, यह आरोप लगाने के लिए तो बहुत सीधी सी बात है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि मोदी जी की प्रतिमा आज पूरे दुनिया में और देश के अंदर में जिस प्रकार से हुई है, उनके तरफ आकर्षित होकर अन्य अन्य पार्टी के लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। शरद पवार जी ने भी अपने निजी वक्तव्य में कहा है कि मोदी जी को 2024 तक कोई तोड़ नहीं है। एकनाथ शिंदे जी ने भी यह बात स्वीकारी है, और कल अजित पवार जी ने भी यह बात स्वीकारी है। आज जब पूरे दुनिया में और देश में भी सारी विपक्षी पार्टियां और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जब इनको एक उनके सांस जहां घुटन महसूस होती है, जिनको नेतृत्व में विश्वास नजर नहीं आता उनके स्वयं के, ऐसे वक्त में अगर मोदी जी के नेतृत्व में हो चलते हैं, निकल पड़ते हैं देश को बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे सब लोगों का स्वागत हम करेंगे। ठीक है, और इसीलिए यह सारी चीजें होती है। आज जो भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, तो शिवसेना में एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या हुआ, यह सारी दुनिया आज जानती है। इसके बाद में अजित पवार जी और शरद पवार जी के बीच में आज क्या हुआ, यह सारी दुनिया जानती है। और अगर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल उस तहस नहस होता है, तो उनके नेतृत्व के बीच में जो कुछ अनबन चल रही है, जो कुछ दरिया चल रही है, जो कुछ खामियां चल रही है, जो सिंगल हैंडेड लीडरशिप चलाने की बात हो रही है, ऐसे हालात में और समय में निश्चित रूप से लोग मोदी जी के नेतृत्व को आकर्षित, बिल्कुल रत्नाकर जी, कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्रीय दल में बीजेपी को सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पार्टी के भीतर जो असंतोष है, असंतोष पनप रहा है, आखिर ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। एनसीपी में जो अध्यक्ष बदलने की बात शरद पवार कर रहे थे, उससे वो मुकर गए। 82 ईयर्स की आयु हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नई पीढ़ी को आगे आने नहीं देना चाहते। तो बगावत तो नेचुरल है, ये तो बगावत होगा, और इसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दें, ये कहाँ से उचित है। मैं यही चीज़ मैं महेश जी से भी चाहूँगा। महेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सारा खेल हुआ है एनसीपी के भीतर में, इसके लिए आप भी बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बहुत सारे एंगल्स से कोई भी चीज होती है ना, वो गिव एंड टेक होती है, लेन देन की होती है। आप मुझे बताइएगा, अगर अजित पवार ऐसे मान के चलते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है, लेकिन ऐसे मान के चलते कि वो नाराज थे, इसके लिए छोड़ के चले गए, ये उनकी इच्छा थी कि नाराज थे, उनको छोड़ के बीजेपी में जाना है, ये उनकी इच्छा है। तो क्या बीजेपी ने सिर्फ इनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपनी पार्टी में लिया? नहीं ना, उनका भी कुछ इंटरेस्ट होगा अजित पवार जी के और अजित पवार के खुद को अपने पार्टी में लेने का। मुझे इसके पीछे दो चीजें लग रही है। एक चीज तो उनको 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है, उसमें उनको जो 45 का आंकड़ा चाहिए महाराष्ट्र से, एक उसके लिए वो फुलफिल करने के लिए इनकी मदद होगी। और दूसरा उनका पर्पस मुझे ये लगता है कि अब जो शायद इनका शिंदे गुट का जो 16 विधायक है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का मामला शायद सामने आ सकता है। तो अगर ऐसे इसमें उनको अगर सपोर्ट के लिए किसकी जरूरत होती है, तो सामने अगर ये एनसीपी जैसा इतना बड़ा गुट अपने पास आता है, तो उन्हें क्यों नहीं लिया जाए? ऐसा करके उन्होंने उनको लिया होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, ये लेन देन की बात है। बिल्कुल, लेकिन आप जो 45 का आंकड़ा कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अजीत पवार के आने से 45 का आंकड़ा जो है वो पूरा होगा? मैं एक बार, हमारे पास समय की कमी, मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा इसके अनु जी से, क्या आपको लगता है कि अजीत पवार के आ जाने से 45 का आंकड़ा बीजेपी पूरा कर रही है महाराष्ट्र में?
जी बिल्कुल। नहीं, अभी की अगर आप सिचुएशन देखें तो इतना आसान नहीं है कि उन्होंने इनको लिया इसलिए 45 का आएगा। देखिए, इनको जवाब देना है लोगों को। अभी देखिए, नहीं चुनाव में ठीक है, हम तब तो बहुत सारे जीत के मुद्दे लिए लेके। और नंबर्स के लिए तो कोई कुछ भी करता है सर, पॉलिटिक्स है। आपको मौका लगेगा तो नहीं, आप भी ठीक है। करेंगे। अब नहीं, देखिए देखिए, ठीक है ना, उन्होंने किया। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अभी तक तो ये प्रूव होना है। अभी आप ये भी एक एंगल सोचिए मुकेश जी इसके बारे में, कि शायद ये जो 9 लोग गए हैं हमारे बूथ से, हमारे पार्टी से, उनका डिस्क्वालिफिक हो सकता है अगर वो 2/3 सर 9 मेजोरिटी लोग नहीं गए, प्रूव 40 कर लोग पाए। गए हैं। आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे, नहीं, लेकिन नहीं, 40 लोग तो नहीं, गए नहीं, हैं। 40 तो घर वहां बैठे हुए थे। कह रहे हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है और प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। अगला प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से है। हमारे साथ सीधा लाइव हम जाएंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए महेश चौहान जी आपका, अनु पाटिल जी आपका, रत्नाकर सिंह जी आपका और धर्मपाल मेश्राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन एनसीपी में जो पावर कट हुआ है उससे महागठबंधन की बत्ती गुल हो रही है और ये केवल आज गुल नहीं हुई है, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए इस बत्ती का जलना जो है वो काफ़ी ज़रूरी, बहुत ही अहम माना जा रहा था। लेकिन एनसीपी शरद पवार खासतौर पे बहुत ही बड़े एक मजबूत नेता के तौर पे गठबंधन में थे, लेकिन इस टूट के बाद से शरद पवार का कद भी महागठबंधन में कम हो रहा है और उनका वजन भी कम हो रहा है और दूसरे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ भी ये भय चल रहा है लगातार कि कहीं हमारी पार्टी में भी जो है ये इस तरीके की टूट ना हो जाए। यानी 2024 की लड़ाई से पहले केवल गठबंधन को एक साथ रखना ही केवल चुनौती नहीं है, बल्कि गठबंधन के दूसरे जो पार्टियां हैं वो अपनी पार्टी को एकजुट रखे, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।